हेलो एवरीवन। ये है हमारी जर्नलिज़्म की क्लास 4। और इस क्लास में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया एंड प्रिंट मीडिया इन इंडिया एंड द हिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रिंट इन इंडिया। बेसिकली अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से शुरू करें तो इंडियन हिस्ट्री की बात हमने पिछले लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन इन इंडिया पढ़ा था तो उसमें भी करी थी, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हम चलेंगे डेट वाइज कि किस ईयर में कौन सा बड़ा अपडेट हुआ इंडियन जर्नलिज्म में इन टर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया और इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। और हम देखेंगे मेजर लैंडमार्क्स और मेजर चेंजेस इन इंडिया, क्योंकि जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट में एनटीए सेट करता है या एनटीए पूछता है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली या कहें कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाके चेक करता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है क्वेश्चंस को जब वो एक एक न्यूज़पेपर के ईयर ऑफ ओरिजिन को मेंशन करने लगता है कि पर्टिकुलर न्यूज़पेपर किस ईयर में पब्लिश हुआ या किस ईयर में उसके ऊपर बैन लगा या किस ईयर में कौन सा ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी बनी नई या फिर कौन सी ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशंस बने या इंडिया में किस तरह का ब्रॉडकास्टिंग कब शुरू हुआ। तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाके जो है एनटीए क्वेश्चंस को फाइंड आउट करता है और बनाता है। दूसरा, जो उनकी टफनेस होती है क्वेश्चंस की, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए वो क्वेश्चंस का लेवल अप कर देता है। जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन ना पूछ के, जैसे मैं बोलूँ कि फला फला न्यूज़पेपर, मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो कि दैनिक जागरण किस ईयर में आया था, तो ये इजी क्वेश्चन है कि हम याद कर सकते हैं। एक पूरी लिस्ट बना लो कि इधर न्यूज़पेपर लिखे हुए हैं, इधर उनके ईयर लिखे हुए हैं, और सीधे एक क्वेश्चन पुट कर दो कि कौन सा न्यूज़पेपर किस ईयर में आया है। लेकिन एनटीए ऐसा नहीं करता। एनटीए क्या करता है, 6 न्यूज़पेपर के नाम दे देगा और 6 ईयर दे देगा, है ना, या 6 सिर्फ न्यूज़पेपर के नाम दे देगा और उनको बोलेगा कि इनको ईयर वाइज, ईयर ऑफ लॉन्च के हिसाब से अरेंजिंग ऑर्डर में प्लेस करो और नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से फाइंड आउट करो कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। सेम वो न्यूज़ चैनल्स के साथ भी कर सकता है, सेम वो जो रेगुलेशंस हैं, सेम जो पॉलिसीज़ हैं ब्रॉडकास्टिंग की, या जो इंडिया में जर्नलिज्म से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको भी ईयर वाइज मेंशन करने के लिए बोल सकता है। तो क्वेश्चन थोड़े से टफ कर देता है जब वो हिस्ट्री की तरफ जाता है। और अ, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो 7-8 क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं इंडियन हिस्ट्री में से, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हो, प्रिंट हो, या फिर जो एक अलग विंग पूरा रेडियो है वहाँ से हो। 7-8 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 14 से 16 नंबर का, या कभी कभी 20 नंबर तक भी हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म से आ जाता है किसी ना किसी तरीके से। तो आज हम उसी हिस्ट्री को हल्का हल्का देखेंगे, मतलब हम लिस्ट वाइज देखेंगे, अभी इंडिविजुअली उन टॉपिक्स को नहीं देखेंगे। सिर्फ एक लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं लास्ट में जाके। ठीक है, फिलहाल अगर शुरुआत करें तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली होता है कि जो जर्नलिज्म होता है, जो मीडिया होता है, इट्स अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो इन्फ्लुएंस करता है इंडियन डेमोक्रेसी को, इसीलिए इसको बोला जाता है फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, है ना, इंडियन डेमोक्रेसी। अच्छा, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी भी देश का मीडिया हो वो एक रोल प्ले करता है माइंड मैपिंग में। माइंड मैपिंग मतलब कह सकते हैं कि ओपिनियन मेकिंग में लोगों के, कि दूसरा, लोगों के जो ओपिनियन होते हैं उनको शेप करने का काम करता है मीडिया। कौन इंसान किस पर्सपेक्टिव से किस चीज को देखेगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का मीडिया कंज्यूम करता है। किसी भी तरीके का मीडिया हो, आपने देखा होगा कि जो लोग अलग अलग तरह का मीडिया कंज्यूम करते हैं उनका जो आईक्यू है या जो उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो वैसे ही होता है। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनका जो थिंकिंग लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, टीवी देखने वालों का अलग होता है और रेडियो सुनने वालों का अलग होता है। और ये इसी से होता है क्योंकि जो मीडिया होता है वो
ह्यूमन ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे छोटे लेवल पे करे या बड़े लेवल पे करे, लेकिन करता है। और यही चीज़ डेमोक्रेसी में मीडिया को एक पावरफुल टूल बनाती है, क्योंकि मीडिया एक लिबर्टी को फील करता है, लिबर्टी को जीता है उसको, कि उसकी एक अपनी स्वायत्ता है, एक अपनी आज़ादी है, एक स्वामित्व है मीडिया का, कि वो अपने तरीके से देश की जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको पोर्ट्रे कर सके इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस या कंज्यूमर या जो कॉमन मैन होता है। तो ये एक मीडिया का जो है थोड़ा सा रोल होता है इन डेमोक्रेसी। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी एक रूप होता है मीडिया, है ना, जैसे लिटरेसी को दिखाता है और पॉलिटिकल मूवमेंट को दिखाता है। लिटरेसी मतलब यह कह सकते हैं कि मीडिया एक, वैसे तो अपने आप में ही ऐसा माना जाता है कि मीडिया इज़ अ जॉब ऑफ प्रोफेशनल्स, वहाँ जो लोग काम करते हैं, दे क्रिएट्स द ओपिनियन ऑफ इंडिया, है ना। लोग क्या देखेंगे, कैसा महसूस करेंगे और कैसा वो सोचेंगे किसी भी चीज़ के बारे में जो टीवी पे दिखाई जाएगी या जो अखबार में लिखी जाएगी या जो भी मुद्दा इस टाइम देश में चल रहा है, तो उसमें मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। और ये इतिहास से ही करता आ रहा है। कोई भी, जब भी हमारे देश में कोई भी गवर्नेंस रही है, गवर्नेंस में सबसे जो एक मेजर रोल प्ले करा है वो किया है कि गवर्नेंस को या जो गवर्नमेंट है उसको कैसे पोर्ट्रे किया गया है लोगों के सामने, और पोर्ट्रे कौन करता है? मीडिया, है ना। इसका एक ही काम है कि सरकार को या समाज में होने वाली किन्हीं भी गतिविधियों को समाज के ही सामने लेके आना, बेसिकली, है ना। इसको एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन की तरह भी देखा जाता है कि जर्नलिज्म इज अ इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, क्योंकि इसको एक ऐसा बोला जाता है कि इट्स लाइक अ प्रोफेशनलिज्म। जर्नलिज्म करना कोई भी जर्नलिज्म नहीं कर सकता, या कह सकते हैं कि जो कोर जर्नलिज्म होता है, जो सेंट्रल जर्नलिज्म होता है, जिसको नेशनल मीडिया भी कहते हैं, या जिसको कह सकते हैं कि जो फोर्थ पिलर वाला मीडिया होता है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता। उसके लिए एक लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेवल ऑफ डेप्थ एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो एक ये भी काम होता है कि इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन क्रिएट करता है मीडिया हमारे देश में। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड स्पीच, रीच एंड इमीडिएसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सब हैं ब्रॉडकास्टिंग के, है ना। ब्रॉडकास्टिंग किन चीज़ों को बढ़ावा देता है? एक एक्सपेंडेड स्पीच। एक्सपेंडेड स्पीच का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर क्या करता है, कल की जो खबरें होती हैं उनको आज ऑडियंस के सामने पहुंचा रहा होता है, तो उसमें एक दिन का डिले है। अगर मुझे किसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन है, किसी खबर पे ऑब्जेक्शन है, किसी मुद्दे पे ऑब्जेक्शन है, तो एक दिन लेट हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ भी अप्रोच करना कि ये ठीक नहीं है, तो एक दिन लेट हो जाएगा। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग क्या करता है, वो इमीडिएट काम करता है ना। अभी कुछ उन्होंने बोला, वो गलत बोल दिया, तुरंत रिप्लाई दे सकते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग इमीडिएसी क्रिएट करता है, हमारे बोलने की ताकत को बढ़ाता है। अखबार में लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, लिमिटेड स्पेस होता है, या कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेजेस ही हो सकते हैं, है ना। लेकिन टेलीविज़न पे नहीं हो सकता। टेलीविज़न टेलीविज़न पे हम खुल के बोल सकते हैं, ज़्यादा ओपनली बोल सकते हैं, और ज़्यादा लोगों तक रीच हमारी जो है आसानी से हो जाती है, रीच। दूसरा है इमीडिएसी, जल्दी, है ना, फास्ट है ये। जैसे मान लो गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी लागू करनी है ना। अब पॉलिसी लागू वैसे तो जो इंडियन गैजेट होता है उसमें होती है, तो वो बाद का काम है। मान लो पार्लियामेंट में कोई एक्ट या कोई बिल था जो एक्ट बन गया, तो अखबार में वो अगले दिन आएगा, टीवी पे उसी दिन उसी क्षण आ जाएगा। दैट इज इमीडिएसी। तो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो ये भी एक काम करती है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लिया है। हम बेसिकली तो हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो मेजर लैंडमार्क्स हैं हिस्ट्री के, है ना। तो शुरू होती है, अगर हम ग्लोबल हिस्ट्री को देखें जो इंडिया में एंटर करी। वैसे तो आप हिस्ट्री के लिए जो एक और इन डेप्थ हिस्ट्री का लेक्चर है, जो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म है, वो पिछले लेक्चर में पढ़ सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा डेट वाइज और जो मेजर ईयर्स हैं उन पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे
फर्स्ट है, जो पहला दस्तावेज हमें मिलता है जर्नलिज्म का, रिटन कम्युनिकेशन का, वो है इजिप्ट में, है ना, इजिप्ट में। जैसे अगर ये तो बहुत ही ज़्यादा एंशियंट की बात है, हो सकता है इस टाइम पे कुछ पेपर्स रिलीज होते हों, कुछ लिख के जैसे इशारों में दे दिया, जैसे पुराने ज़माने में मुद्राएं चलती थीं या स्टाम्प चलता था, तो वो भी एक तरीके की कम्युनिकेशन ही है। जैसे राजा को, किसी देश के राजा को, मान लो जैसे इजिप्ट का एग्जांपल दिया है, उसको अपनी जनता के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो खुद तो नहीं बोलेगा, है ना, वो क्या करेगा, एक पेपर लिखवाएगा, अपने जो उसके कामकाजी लोग हैं, और उस पर अपनी मोहर लगा देगा। और क्योंकि उस कागज पे राजा की मोहर लगी हुई है ना, तो वो एक ऐसे ऑर्डर की तरह माना जाएगा कि सीधे राजा ने बोला है। तो यानी कम्युनिकेशन हुई है, और क्योंकि अभी उतना डेवलपमेंट ऑफ जर्नलिज्म नहीं हुआ है 3000 बीसीई में, है ना, तो उसी को हम जर्नलिज्म बोल सकते हैं कि वो स्टार्टिंग फेज ऑफ जर्नलिज्म है ना। जैसे अगर और भी ज़्यादा लास्ट में, जैसे एक मैग्ना कार्टा करके एक एक्टिविटी होती है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या थे, ये भी एक तरीके के डॉक्यूमेंट्स ही थे, है ना, डॉक्यूमेंट्स, है ना। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स कैसे थे कि ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो राजा रिलीज करता था एज अ नोटिस, एज अ ऑर्डर, तो उनको उस टाइम पे मैग्ना कार्टा बोला जाता था। जैसे 200 बीसी में पहली बार दुनिया को पता चला पेपर के बारे में, है ना, पेपर का इन्वेंशन हुआ चाइना में। इसकी स्टोरी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई है कि कैसे दुनिया को पेपर के इन्वेंशन के बारे में पता चला। अरबिक लोग जब चाइना घूमने गए तो उनको पहली बार पता चला कि चाइना में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे लोग लिख के डेटा सेव करके रख सकते हैं। तब पहली बार वो दुनिया के सामने आया कि चाइना के लोग पहले से ही पेपर यूज़ करते हैं, और वो हुआ 200 बीसीई में। उसके बाद 1450 यहाँ आया पहला प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जो इन्वेंट किया था जोहानस गुटनबर्ग ने, है ना। इसको बोला जाता है मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस भी बोलते हैं इसको, है ना, मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस। जो पहला प्रिंट जोहानस गुटनबर्ग की प्रेस से निकला, दैट वाज बाइबल, है ना। और उसके बाद पूरी दुनिया ने इसको न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए शुरू किया। जो पहला यूज़ ऑफ प्रिंटिंग प्रेस था वो इसीलिए था कि इसको कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है गुटनबर्ग को, क्योंकि उससे पहले या तो चीज़ें हैंड रिटन होती थी, है ना, उन्हीं को प्रिजर्व करके रखा जाता था, या फिर वो पत्थरों पे या शिलाओं पे या गुफाओं में पेंटिंग के थ्रू रखी हुई होती थी, है ना। जब पहली बार गुटनबर्ग की प्रेस आई तो पहली बार चीज़ें फास्ट होने लगी क्योंकि जल्दी प्रिंट कर सकता था, मशीन के थ्रू होने लगी क्योंकि एक बड़ी मशीनरी काम करती थी उसके पीछे, तो जल्दी भी होता था, और ज़्यादा कह सकते हैं कि बेटर क्वालिटी भी थी उसकी, क्योंकि ज़्यादा प्रिंट निकाल सकते थे, क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती थी, और सेव करने में, जो डेटा स्टोर करने में, जो वो डॉक्यूमेंट्स थे उनको स्टोर करने में या डॉक्यूमेंटेड करने में हेल्प मिलने लग गई। तो ये एक बड़ा मेजर लैंडमार्क है 1450 जोहानस गुटनबर्ग का। इन द ईयर 1605, है ना, यहाँ पे पहला न्यूज़पेपर रिलेशंस वो जर्मनी में पब्लिश हुआ, है ना। तो पहला न्यूज़पेपर आने में, है ना, 1450 में जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तब से, और 1605 आते आते फर्स्ट न्यूज़पेपर, वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश होना शुरू हुआ। क्योंकि इससे पहले जो गुटनबर्ग्स की प्रेस थी वो बुक्स या मैगजीन्स या जो लीफलेट्स होते हैं उन पे काम कर रही थी। तो पहला न्यूज़पेपर जो निकला पूरी दुनिया में, जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है जिसको न्यूज़पेपर ही बोला गया, क्योंकि उससे पहले ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ होते थे जैसे मैग्ना कार्टा, मैंने अभी एक वर्ड बताया, या जैसे और भी कई, हर देश में अपने अपने जो रिलीजिंग पेपर्स होते थे कि कोई एक राजा रिलीज़ कर रहा है, उनका अपना अपना कोई नाम होता था। इंडिया में जर्नलिज्म की जो शुरुआत हुई
दैट वाज इन द ईयर 1780। ये अगर आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो ये सबको पहले ही सेमेस्टर में या शुरुआत के कुछ दिनों में ही बता दिया जाता है कि इंडिया में जो जर्नलिज्म की शुरुआत हुई है वो जेम्स अगस्टस हिक्की ने करी थी। ये एक ब्रिटिशर थे, इनका पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट है ना, इसको हिक्कीज गैजेट भी बोला जाता है ना, कई बार इसको हिक्कीज गैजेट भी बोला जाता है। हिक्कीज गैजेट इस नाम से भी ये आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए, है ना। दूसरी चीज़ जो इसके बारे में याद करने वाली ये है कि जो बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर था वो एक वीकली न्यूज़पेपर था। वीकली, ये डेली वाला न्यूज़पेपर नहीं था, और ये हर ट्यूसडे को आता था, ट्यूसडे को, है ना। तो ये चीज़ इसमें याद करने वाली है कि बंगाल गैजेट, उसको हिक्कीज गैजेट भी बोलते हैं, जो पब्लिश हुआ था ईयर 1780 में, किया था जेम्स अगस्टस हिक्की ने, और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जो हर ट्यूसडे को पब्लिश होता था, डेली पब्लिश नहीं होता था। और ऐसा भी नहीं है कि मंडे या संडे को पब्लिश होता था, ट्यूसडे को पब्लिश होता था। दूसरी चीज़, 1780 में शुरू होने के बाद एक ही साल में, या कह सकते हैं कि 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये न्यूज़पेपर बैन हो गया था, है ना, बाई ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का ही राज था, और ये जो न्यूज़पेपर था ये अगेंस्ट था ब्रिटिश एम्पायर के, अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज, है ना। तो ये फैक्ट भी एक याद करने वाली बात है कि इस न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया था एक ही साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स था। ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ होती थी, जो एंटी इंडियन पॉलिसीज़ होती थी, उनको हाईलाइट करने का काम ये न्यूज़पेपर करता था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इस पर बैन लगा दिया था। और इसमें अगर आप और इन डेप्थ में पढ़ेंगे, जो हम आगे चल के एक एक करके टॉपिक देखेंगे, उसमें ये भी पता चलेगा कि ये न्यूज़पेपर एक बार फिर से भी शुरू हुआ था। क्लियर है। दूसरा, ये तो हुआ इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर, लेकिन यहाँ पे ना 3 फैक्ट आते हैं जब हम फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया की बात करते हैं। जो पहला न्यूज़पेपर इन इंडिया था वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर था और किसी ब्रिटिशर के द्वारा किया जाता था। अब ये तो हुआ फर्स्ट न्यूज़पेपर, लेकिन ये इंडियन लैंग्वेज में नहीं है, ये इंग्लिश में है। जो फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर है वो आया 1818 में, समाचार दर्पण। ये फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो दूसरा फैक्ट, पहला फैक्ट हुआ कि फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जेम्स अगस्टस हिक्की का हिक्कीज गैजेट या बंगाल गैजेट। फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर दैट इज समाचार दर्पण, है ना, जो आया इन द ईयर 1818 में। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर वाज उदंड मार्तंड, उदंड मार्तंड बाई जुगल किशोर मिश्रा, जुगल किशोर, इन द ईयर 1826, 1826 में पहला हिंदी न्यूज़पेपर आया। तो यहाँ 3 फैक्ट हुए। 1780 में पहला इंडियन न्यूज़पेपर आया, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, इंडियन लैंग्वेज में नहीं था। 1818 में पहला इंडियन लैंग्वेज का न्यूज़पेपर आया बंगाली लैंग्वेज में, दैट इज समाचार दर्पण। और पहला हिंदी न्यूज़पेपर आया, पंडित जुगल किशोर शुक्ला नाम था उनका, उन्होंने रिलीज किया उदंड मार्तंड। तो ये तीनों फैक्ट हैं, ये कंफ्यूजिंग है, इनको अच्छे से याद होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद जो एक मेजर न्यूज़पेपर है दैट इज बॉम्बे समाचार, 1822 बाई फरदूनजी महर्जबान, जो अभी भी पब्लिशिंग में है, बॉम्बे समाचार, बॉम्बे समाचार। तो ये 1882 से है। जैसे
जो समाचार दर्पण है वो भी अब बंद हो चुका है, उदंड मार्तंड है वो भी अब बंद हो चुका है, और हिक्कीज गैजेट तो बंद हो ही चुका है ना। तो ये एक ऐसा ओल्ड न्यूज़पेपर है इंडिया का, बॉम्बे समाचार, जो अभी तक भी चलता है ना। उसके बाद इंडिया में एक जो सबसे बड़ा एक मेजर लैंडमार्क आता है, जो इंडियन हिस्ट्री में भी कह सकते हैं, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भी कह सकते हैं, और जर्नलिज्म में भी कह सकते हैं, दैट इज 1857, है ना। रिवोल्ट जब हुआ था 1857 का, इसको कहते हैं फर्स्ट फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस। आपने जो झांसी की रानी वाली कहानी पढ़ी होगी, वो इसी से रिलेटेड है ना। तो ये जो 1857 की क्रांति थी, ये जर्नलिज्म के फील्ड में भी बहुत बड़ी क्रांति हुई, क्योंकि इसके बाद ही 1857 के बाद ही इंडियन जर्नलिज्म एकदम बूस्ट पे गया। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो इससे पहले जो इंडियन जर्नलिज्म था वो थोड़ा सा डरा डरा रहता था, लेकिन इसके बाद या इस पीरियड ऑफ टाइम में जो इंडियन जर्नलिज्म था उसने एकदम हिम्मत जैसे दिखाई, और जो इंडियन लीडर्स थे, जो इंडियन कह सकते हैं कि जो बड़े लोग थे, जो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में थे, जो पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम पे, उन्होंने अपने अपने न्यूज़पेपर शुरू करने की एक मुहिम सी शुरू करी। इसीलिए आगे चल के आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों बाद जब ब्रिटिश इंडिया पे बहुत प्रेशर आने लगा, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश होने शुरू हुए। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपना न्यूज़पेपर पब्लिश करा, महात्मा गांधी जी ने भी पब्लिश किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी पब्लिश किया, ज्योतिबा फूले जी ने कई सारी पब्लिकेशंस निकाली, है ना। जितने भी ये बड़े बड़े नाम हैं, तो उन्होंने अपने अपने न्यूज़पेपर ज़रूर निकाले हैं एक ना एक बार, हर लीडर ने ही। आप जब आगे इन डेप्थ में स्टडी करेंगे तो 1857 की क्रांति के बाद जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा जो है दौर शुरू हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये बहुत एक मेजर लैंडमार्क है इंडियन जर्नलिज्म में। ये लाया गया था टू सप्रेस द इंडियन जर्नलिज्म, है, टू सप्रेस द इंडियन जर्नलिज्म। सप्रेस का मतलब ये था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लागू किया गया तो उसमें क्या किया, ब्रिटिशर्स ने सेंसरशिप लगा दी, है ना। सेंसरशिप, सेंसरशिप क्या होती है कि पहली बात तो या तो न्यूज़पेपर पब्लिश होगा तो ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरी बात, अगर परमिशन मिल भी गई न्यूज़पेपर शुरू करने की, तो न्यूज़पेपर में किस दिन क्या पब्लिश होगा, न्यूज़पेपर में क्या पब्लिश करोगे आप, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले ही देनी पड़ेगी। और अगर ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो लिख रहे हैं वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल है, तो वो पब्लिश नहीं होगा। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सिर्फ इसी पर्पज से लाया गया था कि जो फ्रीडम ऑफ इंडियन जर्नलिज्म है उसको छीन लिया जाए और प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत मेजर लैंडमार्क है 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसको तो जर्नलिज्म में सबसे पहले पढ़ाया जाता है क्योंकि वन ऑफ द मेजर लैंडमार्क है जर्नलिज्म में। फिर एक और जो सबसे महान न्यूज़पेपर हमारे भारत का इतिहास में भी रहा है और अभी तक भी माना जाता है कि एक बड़े लेवल का न्यूज़पेपर, दैट इज द हिंदू, है ना। 1888 में बाई जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये नाम ज़रूर याद रख लेना क्योंकि ये नाम कई बार पूछा जाता है। नाम क्या पूछा जाता है, ऐसे समझ लो कि कई न्यूज़पेपर दे देंगे इस तरीके से, 1 2 3 और 4, इस तरीके से 4 न्यूज़पेपर के नाम दे दिए, इधर 4 ही वो दे दिए फाउंडर्स के नाम, मान लो ABCD, और मैच करने के लिए बोल देंगे, है ना, कि इनको सही मैच करो। तो उसमें ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि द हिंदू शुरू किसने किया था। इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी है कि इंडिया का सबसे पुराना न्यूज़पेपर जो करंट में अभी भी चल रहा है वो द हिंदू ही है या नहीं है, क्योंकि डेट्स बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देती हैं ना, या डेट बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि हज़ारों न्यूज़पेपर शुरू हुए, हज़ारों बंद हुए, है ना। फिर मॉडर्न टाइम आया, उसमें न्यूज़पेपर के नाम चेंज हुए, तो इस तरीके से एक कॉन्फ्लिक्ट सा चलता रहता है द हिंदू में
कि वो क्लेम करता है कि द हिंदू सबसे पुराना है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है भी नहीं ऐसे तो, क्योंकि 1818 में शुरू हुआ समाचार दर्पण, नहीं, हाँ, ये 1822 में जो बॉम्बे समाचार शुरू हुआ वो अभी तक भी पब्लिशिंग में है, तो द हिंदू को हम नहीं बोल सकते कि वो सबसे पुराना है ना। फिर केसरी एंड मराठा, बाल गंगाधर तिलक जी ने अपना न्यूज़पेपर शुरू करा इन द ईयर 1905। 1919 में एक बड़ी मेजर घटना हुई हमारे देश में, दैट इज जलियांवाला बाग, है ना। और उसी को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने अपना यंग इंडिया और हरिजन शुरू किया, उसके एडिटर थे गांधी जी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि 1919 में जलियांवाला बाग का कांड भी हुआ था, और महात्मा गांधी जी ने एडिट किए थे, या एडिटर थे महात्मा गांधी जी इन दो न्यूज़पेपर के, यंग इंडिया और हरिजन। हरिजन जो न्यूज़पेपर था वो बेसिकली जो उस टाइम पे जो वर्ण व्यवस्था चलती थी उसमें जो वंचित लोग थे, जो क्षुद्र लोग थे, या उनको कह सकते हैं कि जो लोअर कैटेगरी के लोग थे, उनके लिए ये वर्ड पहली बार यूज़ किया था महात्मा गांधी जी ने, हरिजन, है ना। जो करंट में जो SC ST वाले जो लोग हैं उनके लिए हरिजन वर्ड पहली बार MK गांधी जी ने यूज़ किया था। ठीक है, और उसके बाद इंडियन जर्नलिज्म कह सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा एक मोमेंट हुआ दैट इज़ 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिसके अंदर हमारे देश आज़ाद हुआ, है ना। और हमारे देश का मीडिया भी ब्रिटिश रूल से निकल के इंडियन रूल के अंदर आ गया। और उसके बाद 1950 में, ये डेट आप याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, है ना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन जर्नलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करने लगा, है ना। क्लियर। आर्टिकल 19(1)(a), ये आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, जिसको प्रैक्टिस करता है इंडियन जर्नलिज्म, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने जर्नलिज्म को या इंडियन मीडिया को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज या कोई भी स्पेशल राइट नहीं दिया है। जो राइट आम आदमी को स्वतंत्रता के साथ बोलने के हैं या इंडिपेंडेंस के साथ बोलने के हैं, वही सेम राइट्स जर्नलिज्म को दिए हैं। कोई भी स्पेशल प्रिविलेज हमारे मीडिया ने उन लोगों को नहीं दिया। ठीक है, फिर थोड़ा सा देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। अभी तक हम देख रहे थे प्रिंट मीडिया की, अब थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत अगर हम देखें तो जो भी जितनी भी हिस्ट्री है वो एक रेडियो से ही शुरू हुई है, रेडियो वेव से, जिसका जो इन्वेंशन था वो किया था जी मार्कोनी, है ना। इन्होंने पहला रेडियो सिग्नल डिवाइस बनाई थी। ठीक है, इसके ऊपर एक जो है ना एक स्टोरी भी याद रखी जाती है, वैसे तो एक कहानी जैसी है, अब पता नहीं वो कितनी सच है या कितनी झूठ है, जो जब हम आगे चल के इंटरनेट और आरपा नेट और पूरी रेडियो की वर्ल्ड को हम पढ़ेंगे तो एक कहानी बताई जाती है कि किस तरीके से जे मार्कोनी जी शायद किसी और चीज़ की खोज कर रहे थे, और उन्होंने ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज कह लीजिए या रेडियो सिग्नल्स की खोज कर ली थी, और दुनिया को रेडियो मिल गया। और पहली बार जो रेडियो का यूज़ हुआ था वो मिलिट्री पर्पस के लिए करना शुरू करा था, क्योंकि उस टाइम पे यही सब होता रहता था, लड़ाई झगड़े वगैरह, तो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ किया था। पहला जो रेडियो स्टेशन है, जो पहली रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पूरी दुनिया में कहीं शुरू हुई, दैट वाज इन द ईयर
1906 में। अच्छा, इसको याद करने के लिए ना एक चार्ट बना लेना चाहिए। मैंने भी एक चार्ट ही बनाया था। उसमें क्या करो, एक तरफ ईयर लिख लो और एक तरफ क्या हुआ अपडेट उसको लिख लो और स्टेप बाय स्टेप बना लो। ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का। जैसे 1906 में रेडियो फ्रीक्वेंसीज बनी या रेडियो स्टेशन बना दुनिया में। इंडिया में आया 1926 में। 27 भी लगा देते हैं, 1926 27, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है 26 में आया या 27 में आया, लेकिन वैसे तो 26 में ही माना जाता है। पहला जो न्यूज़पेपर इंडिया में आया वो 1926 में आया, है ना। और क्या आया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी। एक और मेजर लैंडमार्क है, 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम चेंज करके रखा गया इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। इसमें स्टेट वर्ड जोड़ा गया, तो ये एक फैक्ट बन गया यहाँ से कि इंडियन स्टेट या इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी किस ईयर में हुआ, तो वो हुआ 1930 में। फिर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को ऑल इंडिया रेडियो बोला गया 1936 में। 1936 में ये बोला गया। क्लियर है। और क्योंकि 1954 में टीवी आ गया था देश में, ठीक है, तो टीवी और रेडियो को 1959 में दूरदर्शन बोला जाने लगा, या उस पूरी जो कंपनी है उसको दूरदर्शन के नाम से लॉन्च किया गया, स्पेशली टीवी के लिए, है ना, क्योंकि टीवी 1954 में आ गया था हमारे देश में। क्लियर है। फिर उसके बाद जो वन ऑफ द मेजर लैंडमार्क्स हुआ, दैट इज 1965 में जो रेगुलर टीवी है वो स्टार्ट हुआ। और अगर हम एक और फैक्ट पढ़ें तो 1965 में ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बन के तैयार हुआ, जो इंडियन मीडिया को एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह कंट्रोल करता है। इंडियन मीडिया रेगुलेटरी बॉडी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। ये बेसिकली मीडिया को कंट्रोल करने की एक काउंसिल है जो अभी भी एक्टिव है और अभी भी काम करती है। और ये बेस थी प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। उसने रिकमेंड करी थी, तब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बन के तैयार हुआ। क्लियर। उसके बाद क्योंकि अभी तक जो ऑल इंडिया रेडियो है और दूरदर्शन है, दूरदर्शन वो एक ही जगह है, तो 1976 में ये दोनों सेपरेट हो गए। ऑल इंडिया रेडियो अलग हो गया, दूरदर्शन अलग हो गया। यह ऑल इंडिया रेडियो बना सिर्फ रेडियो के लिए और दूरदर्शन बना टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पे फैक्ट ये है कि अभी भी ये दोनों ही पब्लिक सर्विस में काम कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। प्राइवेटाइजेशन मतलब अभी तक भी इनके ऊपर गवर्नमेंट का ही फुल्ली कंट्रोल है। किसी थर्ड पर्सन कह सकते हैं या कोई, अभी तक ये रेगुलेशन नहीं है कि कोई इंडिविजुअल इंसान भी अपना चैनल या अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी बना सकता है। ठीक है। उसके लिए अलग से जो कमर्शियल्स के लिए एक अलग से एक्ट बना था, या कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम है विविध भारती। विविध भारती। तो विविध भारती लॉन्च हुआ इन 1957 फॉर कमर्शियल्स, क्योंकि अभी तक
सारी सत्ता सरकार के हाथ में है, और अगर किसी को प्राइवेटली कोई प्रोग्राम लॉन्च करवाना है, कोई एडवर्टाइजमेंट कराना है, तो वो विविध भारती देखेगा। 1982 सबको पता है, एशियन गेम्स, है ना, इंडिया में एशियन गेम्स हुए थे, और उन एशियन गेम्स में पहली बार इंडिया में आया कलर टेलीविज़न। ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट मेजर लैंडमार्क है कि इंडिया में पहला कलर टीवी कब आया और पहला टीवी कब आया। तो टीवी आया 1954 में, कलर टीवी आया 1982 में, और कब आया, एशियन गेम्स में, है ना। तो ये इंटर रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन बना देता है। जैसे कभी पूछ लेगा कि पहला कलर टीवी किसकी गवर्नमेंट में आया था, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, है ना, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। क्या मोमेंट था, एशियन गेम्स थे, है ना। या पूछ लेगा कि एशियन गेम्स में कौन सा टीवी लॉन्च हुआ, कैसा ब्रॉडकास्टिंग लॉन्च हुई थी, या 1982 वही एक बार फिर से मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि फर्स्ट टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, फर्स्ट कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग, फर्स्ट कलर टीवी ब्रॉडकास्टिंग, फर्स्ट न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग कब हुई, और उनके ईयर दे देगा और मैचिंग करने के लिए आपसे बोल देगा। ठीक है, इन सबसे बड़ा जो एक मेजर लैंडमार्क इंडियन जर्नलिज्म में आया है, दैट इज ईयर 1991। इस ईयर में हुआ लिबरलाइजेशन देश का, लिबरलाइजेशन, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन भी, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट लेके आई थी, और इसने इंडियन जर्नलिज्म को या पूरे भारत को ही लिबरलाइज किया कि अब कोई भी इंडियन इंडिविजुअल एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकता है ना। अब सत्ता सिर्फ सरकार के हाथों में नहीं रहेगी, अब देश में कोई भी प्राइवेट कंपनी बना सकता है और चला सकता है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो इंडिया के गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके तहत या उनके अंडर में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के खड़ी कर सकता है। तो आप अगर जब हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़ चैनल्स पढ़ेंगे, जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स हैं, जैसे आज तक है, इंडिया टीवी है, रिपब्लिक भारत है, जितने भी हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो प्राइवेटली काम करते हैं, वो सब 1991 के बाद बने हुए हैं। या जितने भी एंटरटेनमेंट के चैनल हैं, चाहे वो सोनी हो, कलर्स हो, या जितने भी टेलीविज़न चैनल हैं, जो चाहे कॉमर्शियल्स के हों, चाहे म्यूज़िक के हों, चाहे वो फिल्मों के हों, चाहे वो न्यूज़ के हों, सब 1991 के बाद बने हैं। क्योंकि 1991 से पहले जितने भी प्रोग्राम अगर ब्रॉडकास्ट होने हैं, तो वो दूरदर्शन पे कह लीजिए, या जो गवर्नमेंट के कंट्रोल वाला नेशनल टेलीविज़न था उस पर ही होते थे। जैसे रामायण के बारे में सबने सुना है, रामानंद सागर वाली, और बी आर चोपड़ा की जो महाभारत थी, वो सब नेशनल टीवी पे ब्रॉडकास्ट हुए थे, क्योंकि उस टाइम तक देश में लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था। जो भी कुछ होना था वो सरकारी चैनल्स पे ही होना था ब्रॉडकास्ट। क्लियर है। उसके बाद 2000 में एफएम रेडियो इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे उसके बाद रेडियो मिर्ची और कितने सारे ये प्राइवेट फ्रीक्वेंसीज जो रेडियो के लिए हैं वो सारी लॉन्च हुई। 2010 के बाद तो इंटरनेट आ गया, जो हम सब विटनेस ही कर रहे हैं इस वीडियो को देखते हुए, क्योंकि ये वीडियो भी आप इंटरनेट के तरह ही देख रहे हैं। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है जर्नलिज्म में भी। आप देख सकते हैं आज तक पे अंजना ओम कश्यप जी हैं, उनका जो एक एआई अवतार है वो एंकरिंग करता है। हाँ, तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना है जब आप नोट्स बना रहे हैं, या किस तरीके से जो है नोट्स बनाने हैं बिल्कुल प्रिसाइजली, ये भी कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जब आप सिलेबस उठाएंगे तो उसमें ये टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं मिलेंगी कि ये भी पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, किस तरीके से जो एनटी है वो क्वेश्चन सेट करता है, एनटीए, उसको एक बार हम लोग ज़रूर देख लेते हैं। तो जैसे एक टाइप के क्वेश्चन तो वो यही पूछ लेता है कि जितनी भी एजेंसीज हैं, है ना, जो
रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, है ना, प्रिंट के लिए और रेडियो के लिए, है ना। उन सारी कंपनीज का, उन सारी एजेंसीज के ईयर, सारी एजेंसीज के, जैसे चाहे वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो, विविध भारती हो, या प्रसार भारती हो, या जितनी भी हैं, ऑल इंडिया रेडियो हो, दूरदर्शन हो, जितनी भी ये कंपनी है, इनके ईयर, है ना, कैसे काम करती हैं, हाउ, है ना, और पॉलिसीज इनकी, है ना, इनकी वर्किंग्स क्या हैं एक्चुअली में, है ना, इनके बनने का प्रोसेस, यहाँ इन सब जगह से एनटीए क्वेश्चन बना लेता है ना। जैसे ईयर तो बिल्कुल इजीली पूछ लेगा, प्रोसेस पूछ लेगा कि कैसे गठन हुआ, जैसे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई हैं, कुछ ऐसी हैं जो पार्लियामेंट में, या कहें कि एक समिति का गठन हुआ, उनके रिकमेंडेशन से बनी है, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन से बनी है। जैसे आरएनआई का ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया का ऑफिस है, वो प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन से बना हुआ है ना। तो ये सब पूछ लेगा वर्किंग्स में, जैसे ऑल इंडिया रेडियो क्या करता है ना, आरएनआई क्या करता है, उसका क्या काम है ना, विविध भारती क्या करता है ना, प्रसार भारती क्या करता है, इस तरीके से इन सब की वर्किंग्स पूछ सकता है एजेंसीज की। क्लियर है? ईयर भी पूछ सकता है, वर्किंग पूछ सकता है, एजेंसीज के मैचिंग करा सकता है, प्रोपाउंडर्स, उन कमिटी के जो अध्यक्ष हैं, है ना, वो जैसे जो फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया है, वो राज्याध्यक्ष जी करके एक नाम है, उनकी जो कमेटी थी जिसको वो चेयर कर रहे थे, उनकी कमेटी में बना। तो इस तरीके से नाम पूछ सकता है ना। एक जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग में जो मेजर चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे फर्स्ट है ना, जैसे फर्स्ट न्यूज़ चैनल, फर्स्ट बुलेटिन, फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग, फर्स्ट ब्रॉडकास्टर, है ना, फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग का प्लेस कहाँ ब्रॉडकास्ट हुआ, फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट, जैसे फर्स्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी किस शहर में इस्टेब्लिश हुई थी, दूसरी किस शहर में हुई थी। रेडियो फ्रिक्वेंसीज का तो पूरा पैटर्न है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से, क्योंकि इसमें एक फैक्ट ये भी है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, उस टाइम पर देश में 9 रेडियो स्टेशन थे, 9 रेडियो स्टेशन थे, जिसमें से 6 इंडिया को मिले और 3 पाकिस्तान को। तो ये एक फैक्ट हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है ना। दूसरा, जो हमने शुरू में भी बात करी थी हिस्ट्री पढ़ते हुए, जब ईयर्स की बात आती है, तो कब क्या चीज़ चेंज हुई। जैसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी हुआ, फिर इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बनी, फिर वही 1956 में जाके जब दूरदर्शन लॉन्च हुआ तो वो उसमें मर्ज हो गई, फिर 1976 में दूरदर्शन अलग हो गया, ऑल इंडिया रेडियो अलग हो गई। तो ये जितने भी चेंजेस हैं, जितने भी अपडेट हैं, ये एक एक करके आपको याद रखने हैं और एक पैटर्न वाइज नोट्स बनाने हैं, है ना। पूरी एक लिस्ट बना लो, एक तरफ ईयर, एक तरफ उनका चेंज, या एक तरफ क्या हुआ और वो किस ईयर में हुआ, उसका चेंज बना लो, पूरा एक शीट बना लो। दूसरा, न्यूज़पेपर्स की लिस्ट तो बनानी ही बनानी है, और उसमें क्या करना है आपको, न्यूज़पेपर ईयर ऑफ रिलीज, ठीक है, और फाउंडर, ठीक है, और लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ, ये तो आपको बनाने ही बनाने हैं। ये 4 चीज़ें तो आपको एकदम कंठस्थ कर लेनी है फ्रॉम 1780 टिल टुडे। आज तक भी जितने न्यूज़पेपर इंडिया में चल रहे हैं, 1780 से शुरू करना है, और आज तक जितने न्यूज़पेपर इंडिया में लॉन्च हुए हैं, जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, जो मेजर नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, जिनका बड़ा बोलबाला रहा है और है,
है ना, जैसे अमर उजाला हुआ, द हिंदू हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, ये जरूर ही याद रखने हैं, मतलब कंपलसरी है। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा और बहुत बार क्वेश्चन आता है, मतलब हर बार हर एनटीए के पेपर में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देख लो, 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जहाँ न्यूज़पेपर के नाम, ईयर, उनके फाउंडर, उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन होगा ही होगा, ये एकदम कंपलसरी है। दूसरा, जो वर्ल्ड के न्यूज़पेपर्स हैं दुनिया के, उनकी आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, नाम, ठीक है, ईयर और कंट्री, है ना, ये आपको कंपलसरी याद करना है। और इसको याद करने के लिए आप कंट्री वाइज चलो, है ना। कंट्री में भी मेजर यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि एक टाइम तक, है ना, पूरी दुनिया पे इंडियन, मतलब इंडिया पे भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने राज किया हुआ है, तो जर्नलिज्म की कमांड भी उन्हीं के हाथों में रही है ज़्यादातर, है ना। तो इसलिए यूरोप के जो मेजर कंट्रीज हैं, जैसे अगर मैं कुछ नाम लूँ तो जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, पोलैंड, या फिर उधर से अमेरिका, मतलब यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, इधर फिर चाइना, जापान, रशिया, और फिर इंडियन नेबर्स जितने भी हैं, जैसे पाकिस्तान या बांग्लादेश, ऑफ कोर्स श्रीलंका, इनके जो मेन न्यूज़पेपर हैं, जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं किसी और कंट्री के पर्सपेक्टिव से इंडिया के मेजर न्यूज़पेपर्स देखूं तो द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, और हिंदी में हम कह सकते हैं कि पंजाब केसरी है, या बंगाली न्यूज़पेपर, एक दो मेरे जो नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो हो सकता है, और अमर उजाला और दैनिक जागरण को भी ऐड कर सकते हैं, और एक हाँ इंग्लिश में हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये दूसरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से इंडिया के मेन न्यूज़पेपर हैं। तो वैसे ही हमारे पर्सपेक्टिव से जो उन देशों के, जो अभी मैंने पहले नाम लिए, उनके जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं, उनका नाम, उनका ईयर और वो किस देश के हैं, ये आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। लिटरली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इस पॉइंट ऑफ जगह से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, रेडियो में तो पूरा इतिहास ही याद रखना पड़ता है, रेडियो की एक एक डेट। तीसरा, रेडियो एक जो मेजर क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कभी कभी, रेडियो फ्रीक्वेंसी और उनका नाम, है ना। ये क्योंकि मॉडर्न टाइम में जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो जैसे फॉर एग्जांपल रेफरेंस पर्पज से मान लेते हैं 92.8, है ना, तो ये है रेड एफएम, रेड एफएम जिस पे वो आरजे रौनक सर आते हैं और वो नंदकिशोर बैरागी जी आते थे, है ना, कृष्णा, आरजे कृष्णा आते थे। रेड एफएम ही है या रेडियो मिर्ची, नहीं रेड एफएम ही है, 92.8। तो इस तरीके से अब 93.5, है ना, 93.5, है ना, तो इसका क्या नाम है ना, जो भी है एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से जो मेजर रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं और उनके क्या नाम है ना, उनको ज़रूर एक पूरी लिस्ट बना लो, है ना, जैसे 94.5 है ना, या 98.2 है, इस तरीके से जो मेजर फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, उनके नाम लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन आता है। एक जो मेजर क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है प्रोग्राम लॉन्च। प्रोग्राम लॉन्च, प्रोग्राम लॉन्च का मतलब है कि टीवी पे भी कभी ना कभी कोई तो मेजर प्रोग्राम आया ही होगा। जैसे फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा था, फर्स्ट म्यूज़िक का प्रोग्राम कौन सा था, फर्स्ट न्यूज़ बुलेटिन कौन सी थी, फर्स्ट रेडियो बुलेटिन रेडियो पे कौन सी गई थी, कहाँ से गई थी, है ना। जो कोई न्यूज़पेपर है, जैसे फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, फर्स्ट
बंगाली न्यूज़पेपर फर्स्ट, तमिल न्यूज़पेपर फर्स्ट, कन्नड़ न्यूज़पेपर फर्स्ट, बंगाली फर्स्ट, गुजराती फर्स्ट, राजस्थानी फर्स्ट, जितने भी फर्स्ट हैं, है ना, ये तो मतलब याद होने चाहिए पूरे देश के, है ना, चाहे वो रेडियो पे हो, टीवी पे हो या प्रिंट में हो, जितने भी फर्स्ट फर्स्ट हैं वो तो एकदम पूरा लिस्ट बनी होनी चाहिए और चिपकी हुई होनी चाहिए सामने, ताकि जब ज़रूरत पड़े तभी एक नज़र उधर मार लो, क्योंकि ये तो आते ही आते हैं, इसके बिना कुछ नहीं। एक तो फर्स्ट ज़रूर याद करो हर फील्ड का, हर लैंग्वेज का। दूसरा, उसको एक चार्ट की तरह बनाओ कि जब फर्स्ट ये है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टिल लास्ट, जितने भी न्यूज़पेपर हैं नेशनल वाले, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं नेशनल वाले, और जितनी भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं जो मेजर हैं, उनको बिल्कुल वैसे ही याद करो पैटर्न में, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। प्राइवेटाइजेशन के बाद की चीज़ें ज़रूर याद रखो। तो ये कुछ मेजर लैंडमार्क्स और मेजर एक्टिविटीज़ थी जो इंडियन जर्नलिज्म में हुई हैं। ये हमारी क्लास 4 थी। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने मिस कर दी या नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा कंफर्ट रहता है रिप्लाई करने में, तो आप वहाँ डाल सकते हैं। थैंक यू।